अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड एज यू नो दैट कि हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। तो सबसे पहले हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेज को क्या होता क्या है और फिर इसके क्वेश्चन भी साथ करेंगे। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये तीनों नाम इसी के हैं। अगर आपको लिखा आ जाए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करें या फिर लिखा आ जाए कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड करें और इवन दैट आपको ये लिखा आ जाए कि राइट डाउन मेथड को डिस्कस करें, राइट डाउन बैलेंस मेथड को डिस्कस करें, तो इसका मतलब ये है कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को करने जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि इट इज आल्सो कॉल्ड द राइट डाउन बैलेंस मेथड। इसको राइट डाउन बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्यों कहते हैं? जब हम इसका शेड्यूल बनाएंगे तो हमें एक आइडिया होगा जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि जैसे जैसे हम डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करेंगे, हमारी डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो लेस होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। तो आगे जाके फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि फिक्स्ड रेट इज कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें जो डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड रेट होता है। फॉर एग्जांपल 20% रेट है, 40% रेट है, 30% रेट है। ये रेट गिवन होगा जो कि फिक्स होगा। हमारे जितनी भी उस एसेट की लाइफ है उसको फाइंड आउट कर, उसकी डेप्रिसिएशन करने के लिए, उसको डेप्रिसिएट करने के लिए हमारे पास एक फिक्स रेट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बिकम लेस एंड लेस ऑन द ईयर्स पासिस। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे जैसे साल खत्म होते जाएंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, उस एसेट की डेप्रिसिएशन वैल्यू कम आती जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता क्या है बेसिकली और हम क्यों फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्यों फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या ये समझ लें कि हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस मेथड किन एसेट्स को डेप्रिसिएट करता है उसको देख लेते हैं, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देखा था, जो ओरिजिनली तो किसको वैल्यूएट करता है, ज्यादातर इनटेंजिबल एसेट्स को। तो ये किसको करता है? टेंजिबल एसेट्स को करता है, जिसमें हमने लिखा है स्कोप ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन में हमने लिखा है द मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड। किसकी वजह से अडॉप्ट किया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स की वजह से, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। इफ यू वांट टू गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंपनी ज्यादातर यूज करती हैं अपने एसेट्स को डेप्रिसिएट करने के लिए, जो कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इस तरह के बड़े बड़े जो एसेट या फिक्स एसेट जो होते हैं उनको डेप्रिसिएशन करने के लिए। तो ये वाला मेथड यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। अब हम बात कर लेते हैं उसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये आता है कि इसके लिए कोई सेपरेट कैलकुलेशन हमें रिक्वायर नहीं होती। जिस तरह से हमें रेट गिवन होता है फिक्स रेट, उस रेट को लेके हम उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं और कोई भी एडिशन हो, एक्सटेंशन हो, उसके लिए हमें कोई सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, फिर हमारे पास है हैवी डेप्रिसिएशन चार्जेस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये जो मैंने लिखा है ये पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ ये है क्या। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जो शुरू वाले ईयर्स होते हैं उसमें हम हैवी डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, और जो जैसे जैसे ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे होगा क्या कि आपकी जो मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स होंगे, मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो कम होगा। जैसे जैसे एसेट्स पुराना होता जाएगा आपके जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो कम होते जाएंगे, लेकिन आपका मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। Heavy depreciation charges during the first few years are counterbalanced by small repairs, while heavy repairs in the later years counterbalanced by decreasing चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी और वो आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, वो बैलेंस आपस में बराबर होता जाएगा। ठीक है, काउंटर बैलेंस इक्वल होता जाएगा। जैसे जैसे शुरू वाले ईयर्स होंगे हमारी डेप्रिसिएशन हमें ज़्यादा चार्ज करनी पड़ेगी और जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो कम होंगे, तो काउंटर बैलेंस वहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज है जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस को मैंने शॉर्ट करके लिख दिया कि वेरी हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट बहुत हाई होता है, और अगर हम डेप्रिसिएशन का रेट कम रखते हैं, अगर कम रेट के साथ उसको डेप्रिसिएट करें एसेट्स को, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा उस एसेट्स को डेप्रिसिएट करना। जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल तक वो एसेट जा सकता है अगर उसका रेट कम होगा। तो इसलिए हैवी रेट चार्ज किया जाता है इसमें, इसको डेप्रिसिएट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं
ईजी नहीं होती जिस तरह से स्ट्रेट लाइन की सिंपल हम इसकी मेथड की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला की अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर इक्वल टू बुक वैल्यू या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस, बुक वैल्यू हो जाए या फिर डिक्लाइनिंग बैलेंस भी इसको कह लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को अगर हम करें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर आ जाती है। और हर साल के आखिर पे आपने इसी तरह से करनी है, जो बुक वैल्यू आपके पास आएगी उस बुक वैल्यू से आपने इसी तरह रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी डेप्रिसिएशन को आपने फाइंड आउट करते जाना है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको इजी एक आइडिया हो जाएगा, आप इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है, इसको डिस्कस करते हैं। कंपनी एबीसी परचेज अ मशीन दैट कॉस्ट $50,000 एंड विल लास्ट 5 years, और उसकी लाइफ जो है वो 5 साल है। अ साल्वेज वैल्यू वाज नॉट असाइंड, इसकी कोई साल्वेज वैल्यू जो हमारा रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू वो गिवन नहीं है हमें। ठीक है, टू द एसेट डिटरमिन द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड मेक अ स्केड्यूल फॉर 5 years। रेट जो उसका है वो है 40%। ठीक है, इसका जो रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 40% है। लाइफ उसकी 5 years है, 5 साल का आपने शेड्यूल बनाना है, और उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 एक मशीन की कॉस्ट है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर निकालने का थ्रू द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है 50,000 और रेट कितना है 40%। इसी तरह हमने हर साल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर इस साल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। अब बात आ गई है इसका शेड्यूल कैसे बनाना है। ये हमने क्वेश्चन देख लिया, ये उसका फॉर्मेट है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे पहले हम ईयर बनाएंगे, फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। ये मैंने 5 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, और बहुत ही जो ऑथेंटिक है वो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। सबसे पहले हम 5 साल का बनाना है, तो हम सबसे पहले हमारे पास ईयर है 1, कंप्यूटेशन में हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है 50,000। मैं आपको पहले बता दूं कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है इसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, वो जस्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर माइनस करते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50,000 ही उसकी कॉस्ट है, तो 50,000 ही लेंगे। रेट उसका 40% है, तो 40% ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंप्यूटेशन के अंदर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40% रेट, ये हर दफा हम हर साल का कैलकुलेट करने के लिए यही रेट यूज करेंगे, और इसी तरह से रेट फिक्स्ड है जो मैंने आप उसके एडवांटेजेस में भी बताया। तो 40% तो ऑब्वियस बात है, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करके, 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, हर साल इसी तरह से करना है। तो मैंने इन शॉर्ट जो है वो वहां पे परसेंट लगा दिया, ताकि आप इसको अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का हमने ये फाइंड आउट किया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे 20,000 आ जाएंगे जब हमने इसको सॉल्व किया, इसकी परसेंटेज। पहले साल के एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया हाई होंगे, शुरू के एक्सपेंसेस 20,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जमा करना पिछली डेप्रिसिएशन में पिछले सालों की। तो पहला साल है तो डेप्रिसिएशन आपकी सेम रहेगी 20,000 ही। बुक वैल्यू आपने हर साल के एंड पे फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए, और डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 20,000। 20,000 को माइनस कर दिया तो क्या रह गई बुक वैल्यू 30,000 रुपया रह गई। अब एक साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या रह गई है 30,000 रह गई है। अब जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो 30,000 पे कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, तो 30,000 हमारा दूसरे साल में आ गया यहाँ पे कंप्यूटेशन में, और इसी तरह से 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएंगे वो आएंगे 12,000। अगले साल के एक्सपेंसेस कितने आए 12,000 रुपए, जो कि पहले साल के कितने थे 20,000, कम होते गए। मैंने बताया साल बाय साल जो है वो कम होते जाएंगे। फिर हमारे पास अकामुलेटेड कितनी हो जाएगी, पिछले साल की कितनी है 20,000, इस साल कितनी आई 12,000, तो जमा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 32,000 हमारे पास अकामुलेट होगी है, जमा होगी है डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2 सालों के बाद 2 सालों के बाद 50,000 उसकी वैल्यू थी और 32,000 का डेप्रिसिएट हो चुका है एसेट। ठीक है, तो बुक वाली कितनी रह जाएगी 50,000 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, जो कि बच गई 18,000 रुपए। क्लियर है, अब बुक वैल्यू, अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी रहेगी 2 साल बाद 18,000। अब तीसरे साल में 18,000 रुपए आपकी जो है वो बुक वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100 रेट करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 7,200, 7,200 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। पिछली वाली डेप्रिसिएशन में जमा करेंगे, पिछली वाली थी 32,000, इस साल है 7,200, तो ये आ गई 39,200। क्लियर, बुक वैल्यू में जाएंगे 50,000 कॉस्ट थी, 50,000 माइनस 39,200 जो कि हमारी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है,
तो क्या बच गया बुक वैल्यू 10,800। तीसरा साल जब खत्म हुआ तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या रहेगी 10,800 रुपये रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। इसके 5th ईयर में कैलकुलेशन होती है, मैं बताता हूँ। तो सेम इसी तरह से 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रेट क्या आ गया 4,320 हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। पिछली डेप्रिसिएशन में जमा किया 39,200 में जमा करेंगे तो क्या आ गई 43,520 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, अकामुलेट हो गए चौथे साल में। बुक वैल्यू निकाली 50,000 में से 43,520 निकाल दिए अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 6,480 रुपए आपके पास बुक वैल्यू रह गई। ओके, नाउ कम टू द ईयर 5। इसके 5th ईयर के अंदर कैलकुलेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइनिंग में भी डबल डिक्लाइनिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। 6,480 रुपए आपके पास आ गया। वैसे तो मैंने यहाँ पे देखें कि मैंने इसकी कैलकुलेशन ये रेट के साथ इसको लगा के इसकी कैलकुलेशन की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है। जब आपको रेजिडुअल या साल्वेज वैल्यू गिवन हो तो आपने लास्ट ईयर की कैलकुलेशन उसके रेट के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो भी, अगर 10 साल लाइफ होती तो 10वें साल में जाके, 6 साल लाइफ है तो 6th ईयर में जाके, 5 साल लाइफ है तो 5th ईयर के अंदर जाके, अगर 5 साल लाइफ है और उसने कहा 3 साल का शेड्यूल बनाए तो आपने तीसरे साल में जाकर कैलकुलेशन नहीं करनी, जो मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो आखिरी साल है उसी में कैलकुलेशन होगी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन ये गिवन ही नहीं है, मतलब साल्वेज वैल्यू ही गिवन नहीं है, वो होना जरूरी है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, एसेट को हम 0 तक रिड्यूस नहीं कर पाएंगे या रेजिडुअल वैल्यू तक रिड्यूस नहीं कर पाएंगे उसके बगैर। हम यहाँ पे सिर्फ सपोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ कि साल्वेज वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं 3,000। क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, और मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये भी समझ आ जाए और दूसरा भी। और इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो बेटा तो ये वाली कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। आपके पास जो बुक वैल्यू आई थी 6,480 रुपए, इसमें से इसको आपने अब इस रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। इसमें से जितनी रेजिडुअल वैल्यू होगी वो आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। तो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 3,000, जो कि हमने सपोज किया क्वेश्चन में नहीं है। जिस क्वेश्चन में होगी उस क्वेश्चन की ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज। आखिरी साल में डिक्लाइनिंग या डबल डिक्लाइनिंग के अंदर हम जो हमारी बुक वैल्यू आएगी उसमें से जितनी रेजिडुअल वैल्यू होगी उसको डेप्रिसिएट करके एक्सपेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आखिरी साल में जितना भी एसेट जो हमारा रह गया होता है उसको सारे का सारा डेप्रिसिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ पे फिर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3,480 रुपए एक्सपेंस आ जाएंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे 3,480। ठीक है, ओके। तो ये मैंने सपोज की है, ये वैसे इससे कम ही होता है, नॉर्मली यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन ये कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन क्या आएगी, पिछले साल की कितनी थी 43,520 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। इस दफा हम जमा करेंगे 3,480, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3,480 जमा करेंगे तो ये आ जाएंगे 47,000। क्लियर है, 40,000 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और 50,000 में से हमने 47,000 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया 3,000, जो कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू है 3,000। और हमें किसके इक्वल लेकर आना है, रेजिडुअल वैल्यू। इससे ज्यादा एसेट रिड्यूस नहीं हो सकता आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। अगर आपका आंसर आपकी रेजिडुअल वैल्यू से नीचे जा रहा हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम रेजिडुअल वैल्यू, हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर अपने एसेट को रेजिडुअल वैल्यू से बिलो देन उसकी बुक वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बातें समझने की बहुत ज़रूरी थी। आखिरी साल की कैलकुलेशन हमेशा आपने ऐसी करनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो चौथे साल की डेप्रिसिएशन थी आपकी बुक वैल्यू 6,480, इसमें से आपने हमेशा आखिरी साल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू जितना भी होगी उसको माइनस करना है, फिर आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू का। और अगर आपको ये नहीं गिवन तो फिर आपको रेट के साथ ही इसको कैलकुलेट करना। अगर आपको ये नहीं दी होती यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू तो फिर आपको क्या लगाना था, यहाँ पे 40% रेट के साथ ही आपने कैलकुलेट करनी थी आखिरी साल की, और फिर उसी तरह से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और जमा कर देना था। लेकिन हम फिर नीचे नोट भी लिखते हैं कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम इसको एट द एंड ऑफ ईयर तक हम इसको रेजिडुअल वैल्यू तक रिड्यूस नहीं कर पाए, इसको कंप्लीटली रिड्यूस हम नहीं कर पाए। इसलिए इन्वेस्टर जो भी हैं, जो कंपनीज हैं, वो इसको यूज़ करना ख़त्म कर दिया। वो इसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेती हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लेती हैं। क्लियर है,
होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम जो है ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर भी इसको एक दफा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी यही वाला प्रोसेस है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।